डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12 के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करेंगे इंटरमीडिएट परीक्षा 2021-22 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर के बारे में, जो कि नागरिक शास्त्र का है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को जरूर मिलेंगे और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह सेशन, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा। यहाँ से प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे तो फिर आप हमसे कहिएगा, फिक्स है, यहाँ से प्रश्न आपको मिलने ही है। तो बढ़ते हैं आज के सेशन में, हम लोग स्टार्ट करते हैं नागरिक शास्त्र के। तो देखिए, हम लोग का जब पेपर का प्रारूप मिला होता है पहले आपको, तो देखिए उसमें लिखा क्या गया रहता है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पूर्णांक आप जानते हैं कि 100 नंबर का आपका पूर्णांक होता है। इसमें प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट नहीं है, आपको पूरा रिटेन लिखना होगा इसमें। नोट देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पढ़ने के लिए जब मिलते हैं तो पढ़िए, बहुत ज़्यादा लेखने वाले मत बन जाइए, विद्वान उस समय मत बन जाइए, बल्कि उस समय पेपरों को पढ़कर डिसाइड कर लीजिए कि आप किस पर जितना कितना बेहतर लिख सकते हैं। या जो अथवा वाले होते हैं तो उन पर आप, जो दीर्घ उत्तरीय अथवा वाले होते हैं उन पर आप मंथन कर लीजिए किस पर आप बेहतर लिख सकते हैं। निर्देश को पढ़ लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 1 से 10 तक बहुविकल्पी दिया गया। देखिए 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय है और 10 से 15 शब्दों, 20 शब्दों, 25 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है, जिसे हम लोग की अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला में शामिल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नागरिक शास्त्र का प्रारूप कैसा होता है। 5वां पॉइंट आप देख रहे हैं निर्देश में जो दिया गया है, 21 से 26 तक लघु उत्तरीय हैं, 50 शब्दों में लिखना है। और आपके 27 से 30 तक जो है वो 100 से 125 शब्दों में इसका आंसर देना है। और 31 से 32 जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर हमें क्या करना है, 250 से 300 शब्दों में देना है। देखिए सभी प्रश्न जो हैं, आपका जो अंक है उस प्रश्नों के सामने दिया गया है, जैसा कि आपको इस सीरीज में भी दिख रहा है। तो इस और सभी क्वेश्चंस जो लिखे गए हैं उनके सामने उनका अंक भी दिया रहेगा। तो मैं पूरा इस प्रकार से इसका सेटअप बनाया गया है। पूरा का पूरा ये समझ कर इसको दीजिए कि ये समझ लीजिए कि आपका एकदम मॉडल पेपर ही होने वाला है। और इन सभी को मैं पीडीएफ भी क्या करूँगा, ग्रुप में आप लोगों को भेज दिया जाएगा। जो ग्रुप मैंने बनाया हुआ है 950 690 227। यदि अभी कोई नए लड़के हैं, नए जुड़े हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो वो जुड़ जाएँ इस ग्रुप से और अपनी स्टडी को अपना बेहतर मार्गदर्शन दें, ताकि आप अपनी ऊंचाइयों को पा सकें। सभी के जो ग्रुप हैं वो अलग अलग बनाए गए हैं, जो गर्ल्स हो गए, बॉयज़ हो गए, तो सभी लोगों का अपना ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। अपने तरीके से उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखते हुए बेहतर तरीके से उनकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं खंड क को बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज से। बढ़ते हैं खंड क के बहुविकल्पी प्रश्नों की सीरीज को लेकर हम लोग आगे। और नागरिक शास्त्र का यह मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निर्देश में देखिए क्या दिया गया है, 4 विकल्प दिए जाते हैं। उसमें से आपको क्या होता है, एक राइट जो आंसर होता है उसका आंसर चुनकर हमें उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। पहला हम लोग का प्रश्न है, कौन सा देश धुरी राष्ट्रों का सदस्य देश नहीं था। देखिए ये बात जो है, द्वितीय विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध आप सुने होंगे, तो वहाँ की बात हो रही है कि जो मित्र राष्ट्र थे और धुरी राष्ट्र थे। तो ऑप्शन नंबर क इसमें दिया गया जर्मनी, ऑप्शन नंबर ख दिया गया इटली, ऑप्शन नंबर ग दिया गया ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर घ दिया गया जापान। तो देखिए जर्मनी, इटली और जापान जो थे ये लोग धुरी राष्ट्र में थे, जबकि ब्रिटेन जो था वो मित्र राष्ट्र में था। तो ब्रिटेन जो था वो धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं है। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा हम लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों शहर। और जानते हैं कि परमाणु बम यहीं पर फेंका गया था पहली बार, उससे रिलेटेड भी देखिए प्रश्न पूछता है। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया कि हिरोशिमा और नागासाकी किस देश में स्थित हैं। ऑप्शन नंबर क दिया गया ग्रेट ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ख दिया गया संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ग दिया गया इटली में, ऑप्शन नंबर घ दिया गया जापान में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। जो जापान है वहीं के ये दोनों शहर है, हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। और यहीं पर देखिए 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या था, परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, बर्लिन की दीवार कब खड़ी की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क दिया गया 1960 में, ऑप्शन नंबर ख है 1961 में, ऑप्शन नंबर घ है 1962 में और ऑप्शन नंबर घ जो दिया गया है 1963 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। 1961 ईस्वी में जो है बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी, जबकि 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया था। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा हम लोग का प्रश्न है, शाक थेरेपी का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर क दिया गया है आघात पहुंचाकर उपचार करना, ख है उपचार करके आघात पहुंचाना, ऑप्शन नंबर ग है निजीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर ग है निजीकरण का विरोध करना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क करेक्ट हो जाएगा, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर, बैंकॉक घोषणा पत्र द्वारा किस संस्था का गठन किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से। ऑप्शन नंबर क है
यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ऑप्शन नंबर ख है संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर ग है राष्ट्र संघ, ऑप्शन नंबर घ है आसियान। तो देखिए बैंकॉक घोषणा पत्र जो था वो आसियान जो संस्था बनाई गई है उसका गठन किया गया था। तो पांचवें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। इसे बैंकॉक घोषणा पत्र भी हम लोग कहते हैं या तो आसियान घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर करते चलें और जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में हैं जो भी आर्ट साइड के स्टूडेंट्स हैं उन पर इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठवां हम लोग का प्रश्न है गांधी जी की हत्या किस स्थान पर की गई थी? ऑप्शन नंबर का है साबरमती, ऑप्शन नंबर का है चंपारण, ऑप्शन नंबर का दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन नंबर का है अहमदाबाद। तो देखिए गांधी जी की जो हत्या हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर का जो इसमें दिया गया करेक्ट हो जाएगा दिल्ली। यहाँ पर एक भवन है जिसका नाम है बिरला भवन, वहीं पर इनका हत्या किया गया था नाथूराम गोडसे जी के द्वारा और इटालियन पिस्टल से किया गया था इनका, जानते भी हैं आप। और मरते समय इन्होंने हे राम इनके मुख से निकला हुआ भी था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो छठवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा दिल्ली। सातवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर का है डेयरी उद्योग से, ऑप्शन नंबर का है मत्स्य उद्योग से, ऑप्शन नंबर का है खाद्यान्न उद्योग से, ऑप्शन नंबर का है मुर्गी पालन से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का करेक्ट हो जाएगा। डेयरी उद्योग से जो है वो ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बॉम्बे प्लान का क्या उद्देश्य था? ऑप्शन नंबर का है भारत का राजनीतिक विकास करना, ऑप्शन नंबर का है भारत का सांस्कृतिक विकास करना, ऑप्शन नंबर ग है भारत का आर्थिक विकास करना, ऑप्शन नंबर ग है भारत का सर्वांगीण विकास करना। तो देखिए बॉम्बे प्लान जो मुख्य रूप से था वो अर्थव्यवस्था पर लेकर बनाया गया था और इसमें भारत के आर्थिक विकास को ध्यान में रखा गया था। तो आठवें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग इसमें करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नवें प्रश्न की ओर। 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत की प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन नंबर का है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर का है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर का है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन नंबर का है मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। इंदिरा गांधी जो हैं उन्हें ही वही उस समय क्या थी भारत की प्रधानमंत्री थी जिस समय आपातकाल यहाँ पर लगा हुआ था। तो भारत में जो था वो सन 75 से 77 तक 21 महीने का जो समय था उस समय आपातकाल लगाया गया था और उस समय जो प्रधानमंत्री यहाँ पर थी भारत की इंदिरा गांधी थी। तो नवे प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख करेक्ट हो जाएगा। आप प्रश्नों को देख रहे हैं, प्रश्नों को देखेंगे आप खुद ही अनुमान लगाएंगे कि वास्तव में ये सीरीज आपकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है और कितने ज़्यादा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज होने वाली है। आगे भी आप इसका अंदाज़ा खुद लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर और बहुविकल्पी का यह आखिरी प्रश्न भी है। चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन नंबर का है हिमाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर ख है अरुणाचल प्रदेश से, ऑप्शन नंबर का है जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर घ है उत्तराखंड से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड से देखिए ये आंदोलन संबंधित है। इसमें मुख्य रूप से क्या था कि जो आंदोलन में पेड़ों से लोग चिपक जाते थे, काटने नहीं देते थे वहाँ पर, और गौरा देवी नाम की जो महिला थी वही उन्हीं का मेन भूमिका था इस आंदोलन के उदय के रूप में या प्रेरणा के रूप में वही मुख्य थी जिनका नाम है गौरा देवी और ये चमोली गांव में ये प्रारंभ किया गया था। तो ये 10वें प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला आपको यहीं तक है 10। अब आपको मिलेंगे यहाँ से अति लघु उत्तरी प्रश्न। अति लघु उत्तरी प्रश्न में देखिए क्या होता है, 2 नंबर का प्रश्न होता है, देख रहे हैं सामने आपको नंबर दिख रहा है। 11 से 20 तक के आपके जो प्रश्न है वो अति लघु उत्तरी प्रश्न है। प्रश्नों में अंतिम तक बने रहिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न का सेशन चालू हो रहा है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट मैंने बना रखी है सिविक्स या अदर सब्जेक्ट के, तो उनको जाकर देखिए, उनसे आपके बहुत से डाउट क्लियर होंगे और वह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ऐसा पूरा विश्वास है और पूरा 100% विश्वास है कि वहाँ से आपको प्रश्न मिलेंगे। 11वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। 11वां हम लोग का प्रश्न है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो देखिए बात हो रही है सोवियत संघ के विघटन की। तो सोवियत संघ का जो विघटन था 26 दिसंबर 1991 को जो था सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और इस घोषणा में देखा जाए तो मुख्य रूप से देखिए सोवियत संघ के जो भूतपूर्व गणतंत्रों को स्वतंत्र मान लिया गया कि अब ये स्वतंत्र हो चुका है पूरी तरीके से। और विघटन के पूर्व अगर देखा जाए तो पूर्व मिखाइल गोर्बाचोव जो थे वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे, यानी सोवियत संघ के विघटन से पूर्व जब थे तो अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? मिखाइल गोर्बाचेव। ये भी देखिए मिखाइल गोर्बाचेव भी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी बातें पूछती जाती है कभी कभी। तो विघटन की घोषणा के एक दिन पहले ही जो था इन्होंने अपना क्या किया था, पद त्याग दिया था। किसने? मिखाइल गोर्बाचेव। क्योंकि मैं थोड़ा सा मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में इसलिए मैंने बात कर दिया क्योंकि कभी कभी क्या होता है मिखाइल गोर्बाचेव भी टिप्पणी पूछ देता है और मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में मैंने पहले भी ऑलरेडी अपने दूसरे वीडियोज़ में सिविक्स के बात की हुई है।
अब बात हो रही है यहाँ पर, देखिए आपके 12वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 12वां हम लोग का प्रश्न इसमें क्या दिया गया है, आसियान के 2 सदस्य देशों के नाम लिखिए। महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर सदस्य देश तो कई हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग को जो है मुख्य रूप से 2 देशों के बारे में बात करना है यहाँ पर। तो देखिए आसियान के अगर सदस्य देशों के बारे में अगर हम लोग बात करें, थाईलैंड हो गया आपका, ठीक है, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई हो गया, कंबोडिया हो गया और लाओस। तो ये जो मुख्य रूप से हैं वो आसियान के सदस्य देश हैं। लेकिन आपसे प्रश्न में केवल 2 सदस्य देशों के बारे में पूछा हुआ था, तो केवल आप 2 देशों के बारे में बता दीजिए। थाईलैंड इंडोनेशिया को लिख दीजिए या मलेशिया म्यांमार को लिख दीजिए। तो कोई भी 2 देश आप जो लिख देंगे वो आपका राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग 13वें प्रश्न की ओर, अति लघु उत्तरी के। 13वां हम लोग का प्रश्न है, 1962 में भारत का सीमा विवाद को लेकर किस देश से युद्ध हुआ था। तो देखिए भारत चीन युद्ध जो हुआ था 1962 में, बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है। तो भारत चीन युद्ध के नाम से जानते हैं हम लोग, जो भारत चीन सीमा विवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कब हुआ था, 1962 में। चीन और भारत के बीच 1962 में हुआ यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट युद्ध में से एक है। और देखा जाए तो ये युद्ध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका परिणाम जो था वो हमारे देश के लिए बहुत ही दुखद था। तो चीनी सेना की इसमें जीत हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की छवि धूमिल भी हुई थी, क्योंकि उसने कुछ अपना कूटनीतिक प्रयोग जो किया हुआ था। और जो दक्षिण एशिया चीन के जो दक्षिणी भाग हैं, किजिंग अक्साई क्षेत्र जिसे हम लोग कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश का जो सीमावर्ती क्षेत्र है, वहीं पर ये युद्ध मुख्य रूप से लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ से आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो 1962 में जो था मुख्य रूप से युद्ध जो था वो भारत और चीन के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग 14वें प्रश्न की ओर। 14वां हम लोग का देखिए प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। पृथ्वी सम्मेलन देखिए पूछा जाता है, किसी भी रूप में आपका घूम फिर कर यह प्रश्न मिलता है। कभी आपको मिल जाता है कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ब्राज़ील का शहर जो रियो डी जेनेरियो वहाँ पर किया गया था। किस सन में किया गया था, ये सब प्रश्न भी आपका बहुविकल्पी में पूछ सकता है, या तो टिप्पणी के रूप में भी आपसे पूछ सकता है। तो पृथ्वी सम्मेलन किस समस्या को लेकर आयोजित किया गया था। तो देखिए 1992 में देखिए ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, यहीं पर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, पर्यावरण विकास पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा देखिए इसका जो था आयोजन रखा गया था। ठीक है, पर्यावरण पर मुख्य रूप से जो इसमें काम किया गया था, पर्यावरण जलवायु को लेकर कि पर्यावरण में कितनी ज़्यादा जो उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, जो कि बहुत ही सही नहीं आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो तब यहाँ पर रखा गया नहीं समस्या हो कि नहीं, वास्तव में यहाँ पर कितनी ज़्यादा समस्याएं धीरे धीरे उत्पन्न हो रही हैं पृथ्वी पर, इसलिए ये पर्यावरण को लेकर। तो उसी को ध्यान में रखते हुए उस समस्या को दूर करने के लिए ही इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, और कहाँ पर किया गया था, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, ब्राज़ील में ये पड़ता है, एक शहर है वहाँ का। तो रियो सम्मेलन के नाम से भी देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसे जानते हैं। 15वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 15वां हम लोग का प्रश्न है, साझी संपदा का क्या अर्थ है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 15वां हम लोग का प्रश्न है, साझी संपदा का क्या अर्थ है। तो चलिए आइए इसे जान लेते हैं। तो देखिए जो साझी संपदा का मतलब क्या होता है, तो साझी जैसे विरासत हो गई, साझी संपदा हो गई, तो कुछ ऐसे क्षेत्रों को कहा जाता है जो कि किसी एक देश के क्षेत्राधिकार में नहीं आते, जिस पर मतलब किसी एक का अधिकार नहीं होता है, बल्कि इसका प्रबंधन जो होता है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझे तौर पर किया जाता है। मतलब समुदाय, कई राष्ट्र मिलकर, कुछ राष्ट्रों के समूह द्वारा या कई समुदाय जब मिलकर किसी एक के क्षेत्राधिकार में कोई चीज़ जब नहीं होती है, ठीक है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वो जो आपका बोला था, तो उसे हम लोग साझी संपदा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझें तो पृथ्वी का वायुमंडल हो गया, तो उस पर क्या है, वो हम लोग की साझी संपदा है। अंटार्कटिका हो गया, समुद्री सतह हो गए, तथा बाहरी अंतरिक्ष जो हो गया, तो ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो कि साझी संपदा है। ये ऐसी विरासत है जो किसी एक देश के क्षेत्राधिकार में नहीं है, बल्कि सभी लोगों के सहयोग से, सभी लोगों के समन्वय से ही इसके विकास के बारे में या इससे संबंधित जो बातें रहेंगी उन पर सोचा जा सकता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, साझी संपदा बोलते हैं। समझ में आया आप लोगों को साझी संपदा? यदि समझ में आया तो लाइक और शेयर कर दीजिए। मेरा सपोर्ट इतना ही आपसे है कि ज़रूर शेयर करें इसे। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वें प्रश्न की ओर जो हम लोग देख रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ था। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नक्सलवाद जो है, ये अलगाववाद की बात होती है, नक्सलवाद की बात होती है। मैंने इस पर बाकायदे आपको PDF भी भेजा हुआ है और मैंने डिटेल में भी पढ़ाया, जब सिविक्स में मैंने पढ़ाया हुआ था। देखिए मैं अभी फिलहाल में मॉडल पेपर में मेरे आया हुआ है कि नक्सलवादी आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ।
तो देखिए नक्सलवादी, देखिए जो पश्चिम बंगाल का नक्सलवाड़ी एक गांव वहाँ पर था, यानी एक तरीके से देखा तो पश्चिम बंगाल से ये प्रारंभ हुआ, और पश्चिम बंगाल का एक गांव था नक्सलवाड़ी, वहीं से ये प्रारंभ हुआ है। ठीक है, और मुख्य रूप से अगर बात करें इसके नक्सलवाद की उत्पत्ति के बारे में, तो भारतीय जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जो इसमें थे ना, जिनका नाम था चारू माजुमदार, ठीक है, और कानू सान्याल, दोनों ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशस्त्र आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, जो सशस्त्र आंदोलन चालू किया गया, यही एक तरीके से नक्सलवादी आंदोलन था। ठीक है, और जो इसमें जो मुख्य इसके नेता थे, नेता जो चारू माजुमदार थे ना, वो चीन की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ना, उसके जो नेता थे जिनका नाम माओ त्से तुंग था, उनके बड़े प्रशंसक थे, और उन्हीं के ये विचारों पर, या उन्हीं की बातों को, उन्हीं के विचारों पर ये इस कदम को उठाए। कौन से कदम को? ये जो नक्सलवाद आंदोलन प्रारंभ किया गया है। एक तरीके से देखा जाए तो वर्तमान में जो है, देखिए भारत जो हम लोग का देश है, वो नक्सलवाद से भी जूझ रहा है, और अब फिलहाल में देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 राज्यों में नक्सलवाद फैल चुका है, और लगभग कई गाँव में 78 से 80 गाँव हैं जो कि इसकी चपेट में हैं, नक्सलवाद के चपेट में। ठीक है, तो ये भी एक आतंकवाद की तरह ही बहुत बड़ी समस्या अब धीरे धीरे बनकर सामने आ रही है। बढ़ते हैं हम लोग 17वें प्रश्न की ओर। 17वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया? ठीक है, 17वां हम लोग का प्रश्न है, गोवा संघीय राज्य क्यों बनाया गया? तो देखिए इसमें 19 दिसंबर 1961 को जो है भारतीय सेना ने ये एक बात किया हुआ था, या गठन किया हुआ था भारतीय संघ के साथ। तो भारतीय संघ ने देखिए गोवा हो गया, दमन दीव के जो हो गए, भारतीय संघ में विलय करने के लिए देखिए ऑपरेशन विजय के साथ देखिए सैन्य संचालन किया गया था भारतीय सेना द्वारा, और इसका परिणाम स्वरूप ये हुआ, इसका परिणाम निकल कर सामने ये आया कि जैसे गोवा हो गया, दमन हो गया, दीव हो गया, ये भारत के एक केंद्र प्रशासित क्षेत्र बन गए। ठीक है, 30 मई 1987 में केंद्र शासित प्रदेश को विभाजित किया गया, पुनः विभाजित कर दिया गया, और गोवा जो है ना, बाद में गोवा को फिर क्या किया गया, अलग राज्य बना दिया गया, यानी भारत का 25वां राज्य बनके कौन उभरा? गोवा जो था। तो गोवा संघीय राज्य में बनाने के पीछे सैन्य कारण जो चलाया गया था ऑपरेशन विजय के नाम से, तो उसमें गोवा, दमन और दीव जो ये सभी राज्य थे, तटवर्ती राज्य, तो इन सभी को केंद्र शासित बना लिया गया था। लेकिन बाद में गोवा को जो है देखिए वो अलग कर दिया गया, कब? 30 मई 1987 को, और बाद में जो है गोवा भारत का कौन सा राज्य बना? 25वां राज्य के रूप में गोवा का गठन हो गया। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। 18वां हम लोग का प्रश्न है, सिक्किम विधानसभा का प्रथम चुनाव कब संपन्न हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और मैं ये चाहता हूँ कि इसका आंसर जो है आप हमें बताएं, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि हाँ मुझे ये प्रश्न नहीं आ रहा है। कुछ आपको भी काम देना ज़रूरी नहीं, तो आप लोग क्या हो जाएंगे, जंगल चोर हो जाएंगे। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर मुझे आपसे चाहिए। बढ़ते हैं 19वें प्रश्न की ओर। 19वां हम लोग का प्रश्न है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है, बात हो रही है धर्मनिरपेक्षता का, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ ही क्या होता है? राज्य की राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें। ठीक है, तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी कोई भेदभाव ना करे। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है धर्म को निष्पक्ष रखकर कोई भी कार्य करना ही हम लोग का जो होता है धर्मनिरपेक्ष का सीधा सीधा अर्थ है। ठीक है, 20वां देखिए इसमें प्रश्न जो आपका है, 20वां प्रश्न में देखा गया, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्यावधि चुनाव किसे कहते हैं? देखिए इसको आप समझिए, थोड़ा मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई सपोज कीजिए कि कोई चुनाव हुआ 5 वर्षों के लिए, ठीक है, अब 5 वर्षों के बाद चुनाव हुआ कि 5 वर्षों के बाद ही प्रधानमंत्री का चुनाव होगा, या जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका चुनाव होगा, बट बीच में ही कराना पड़ गया। यानी कोई चुनाव का जो कार्यकाल था वो पूरा कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, बल्कि बीच में ही उसे प्रारंभ करने का जब नौबत आ गया, मध्य अवधि में ही उसे प्रारंभ किया गया, तो उसे ही हम लोग कहते हैं क्या? मध्यावधि चुनाव कहते हैं। तो ऐसे चुनाव जो कि समय से पहले ही करा लिए जाते हैं उन्हें ही हम लोग मध्यावधि चुनाव कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को। तो लिखिए लघु उत्तरीय प्रश्न का भाग 1 है ये। इसमें कि आपको क्या होता है, ये इसका आंसर लिखना होता है आपको। 21वां जो इसमें देखिए प्रश्न लघु उत्तरीय का है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया? इसकी किन्हीं 2 विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां हम लोग का प्रश्न देखिए, सभी का आंसर जो बताना इसमें पॉसिबल नहीं है। मैं पहले भी मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ को पूरा बात किया, और संयुक्त राष्ट्र संघ को मैंने पूरा एक वीडियो बना रखा है, लेक्चर। आप उस लेक्चर को जाकर देखिए, सिविक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा।
और साथ ही साथ फिर भी आपको यदि कोई डाउट होता है तो फिर हम आप लोग से फिर इसका वार्तालाप आपके साथ फिर किया जाएगा। फिलहाल में जो देखिए मॉडल पेपर कवर किया जा रहा है, सेशन आपका लंबा ना हो जाए, इसलिए अब थोड़ा हम लोग प्रश्नों का डिस्कशन करते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां हम लोग का देखिए प्रश्न है, भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। प्रश्न को एक बार फिर सुन लीजिए। भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए? इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। ये आपका लघु उत्तरी का 22वां प्रश्न है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को और लघु उत्तरी के भाग 1 में जो प्रश्न है। 23वां देखिए आपका प्रश्न इसमें दिया गया है, आसियान का निर्माण क्यों किया गया? देखिए मैंने उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आसियान का निर्माण क्यों किया गया? क्या यह अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सफल है? इसके पक्ष में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। जैसे आपको सिविक्स में पेपर मिलता है, प्रश्न मिलता है, देखिएगा आपको यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे, मेरा आपसे वादा है, जरूर यहाँ से मिलेंगे प्रश्न। 24वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मध्य औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखिए औद्योगिक बनाम कृषि विकास के विवाद के कारणों का उल्लेख कीजिए। ये बात किया गया कि नहीं, पहले हम लोग उद्योग को ध्यान देंगे, पहले बात किया गया कृषि विकास को ध्यान देंगे, तो उस पर विवाद जो हुआ तो उसके कारणों के बारे में हमको इसमें व्याख्या करनी है। बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की ओर। 25वां हम लोग का प्रश्न है, 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है? अपने विचारों में स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट करना है हमको कि उस आपातकाल से हमें क्या सीख मिलती है। 25वां प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। 26वां प्रश्न इसमें है आपका, जो 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख कीजिए। यह आपका प्रश्न संख्या 26 है। 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की किन्हीं 2 क्षेत्रीय आकांक्षाओं का कारण सहित उल्लेख करना है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग लघु उत्तरी की भाग 2 की तरफ। कुछ देखिए और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। ये जो प्रश्न है वो 6 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लघु उत्तरी प्रश्न का देखिए 27वां प्रश्न है, भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय व्यवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इसे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क भी दीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में देखिए अंतर करने के लिए पूछ दिया, तो चीन और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं में, उभरती अर्थव्यवस्था में बात अगर करने के लिए कह दे कि आप इस पर अपना मत दीजिए, तो ये देखिए इस समय बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड प्रश्नों में एक है। 28वां हम लोग का प्रश्न है, वैश्विक पर्यावरण की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे 1990 के दशक से विभिन्न देशों के लिए प्राथमिक सरोकार क्यों बन गए? किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए जो ऐसे कार्य करने पर लोगों को मजबूर किए, या ऐसे पर्यावरण में सुरक्षा में लोग काम करने के लिए लोग विवश होना पड़ा, नहीं हम लोग को अब इस पर ध्यान देना है, वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को ध्यान देने की ज़रूरत है, इस पर अपने मत देना हम लोगों को। बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की ओर। 29वां हम लोग का प्रश्न है, हरित क्रांति क्या थी? इसके 2 नकारात्मक और सकारात्मक परिणामों का उल्लेख कीजिए। इन सभी प्रश्नों का मैंने बाकायदा डिटेल में अध्ययन कराया हुआ है। आप जाइए लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी के नाम से प्लेलिस्ट पूरा जो सिविक्स का है उसमें आपको ये प्रश्नों की सीरीज मिल जाएंगे कि हरित क्रांति क्या थी, इसके नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम जो थे वो क्या थे, क्यों ये हानिकारक सिद्ध हुआ या क्यों ये लाभदायक सिद्ध हुआ, किससे इसको लाभ हुआ, समाज का कौन सा वर्ग इससे वंचित हो गया, मैंने पूरा इस पर डिस्कशन किया हुआ है। ये देखिए लघु उत्तरी का भाग 2 चल रहा था। आइए देखते हैं हम लोग अन्य प्रश्नों को। डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आपको प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही है। यदि प्रश्नों की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप वीडियो देखते हैं, आपको वीडियो पसंद भी आता है, आपको उससे लाभ भी मिलता है, लेकिन आप एक छोटा सा कार्य करने से वंचित रह जाते हैं, इसे लाइक नहीं करते हैं। लाइक से देखिए कुछ फ़ायदा नहीं मिलता है, कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन एक इंटरनल जो मोटिवेटर के रूप में आप कार्य करते हैं हमारे लिए, या मुझे अंदर से प्रेरणा मिलती है कि नहीं वहाँ वास्तव में आप लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, या कुछ और बेहतर चीज़ें तैयार करनी चाहिए, या एक ऐसा यूट्यूब पर भी ऐसा एक प्लेटफार्म, फ्री प्लेटफार्म तैयार करना चाहिए जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं जिनके पास 100, 200, 500, 600 MB भी अगर वो जुटा लेते हैं तो अपने क्लासेस को वो नियमित रूप से संचालित कर सकते हैं। जो मंथली एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं या बड़े कोई कोर्स को खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो अपनी चीज़ों को आसानी तरीके से कर सकें, तो उसके लिए आपको थोड़ा समर्थन की ज़रूरत है। एक मोटिवेटर के रूप में आप हमारे कार्य करेंगे, जितनी ज़्यादा चीज़ों को फैलाया जाएगा उतनी चीज़ें, कोई चीज़ें देखिए एजुकेशनल क्या है, फ्री होना चाहिए। बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से भी बहुत से बच्चे
समाज के जो पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं वो वंचित रह जाते हैं। तो उन वर्गों को ध्यान में रखते हुए भी इस चैनल को पहुंचाने का मेन उद्देश्य है। तो उन सभी तक इस चैनल के बारे में ज़रूर पहुंचाइए। जो पैसे वाले हैं उनके पास तक ये चैनल नहीं भी जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं रहेगा उन लोगों का, लेकिन वे सभी लोग जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन तक हमारा ये चैनल का जो है लिंक ज़रूर तक पहुँचे, यही मेरी उम्मीद है। जो भी मेरे सदस्य जुड़े हुए हैं इस समय हमारे साथ पढ़ रहे हैं या ऑनलाइन स्टडी जो करते हैं अपने सभी विद्यार्थियों से मेरा यही अनुरोध है कि वो जो कमज़ोर और असहाय बच्चे हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े, उन पर इस चैनल का लिंक जरूर भेज दें। तीसरा देखिए हम लोग का प्रश्न है, अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तीसरा हम लोग का प्रश्न, अयोध्या विवाद क्या था, इसका समाधान कैसे हुआ। अभी देख रहे हैं अयोध्या मंदिर भी ये बन के हम लोग का तैयार हुआ, वहाँ पर उद्घाटन की बात की गई। तो इस समय बहुत ही चर्चित प्रश्न है। देखिए कुछ पेपर जो होता है आपका करंट के हिसाब से बनाया जाता है कि वर्तमान में कौन क्या हो रहा है या कहाँ क्या चीज़ें चल रही हैं, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चों को मैं बताया आपके आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों को जरूर बता दीजिए, तो उनको ये नंबर भी देखिएगा, जरूर भेज दीजिएगा 950 690 285 7। फिर से एक बार सुन लीजिए, 950 690 285 7। इस प्रश्नों को ये जो नंबर है इसे भी दे दीजिएगा ताकि वो अपने किसी प्रकार के डाउट को इस पर आसानी से क्लियर कर सकें, और वो भी फ्री में। तो जल्दी से इस नंबर को सेव कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे फॉरवर्ड कीजिए, और साथ ही साथ इसे लाइक और शेयर जरूर करते चलिए। चैनल पर नए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आइए अब हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज को। दीर्घ उत्तरी प्रश्नों में अगर सीरीज में स्टार्ट किया, देखिए 31वां और 32वां प्रश्न आपका जो है वो दीर्घ उत्तरी में है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अथवा में भी आपको ऑप्शन दिया होता है कि इन प्रश्नों पर आप लिख दीजिए या तो इन प्रश्नों पर। तो जिस पर आप ज़्यादा मैटर लिख सकते हैं बनाकर, उन्हीं प्रश्नों को आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, स्टार्टिंग में ही इस बात को अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि नहीं, हाँ इस अथवा में तो मैं ज़्यादा अच्छे तरीके से किस पर लिख सकता हूँ। तो आप उस प्रश्नों का चुनाव कर लिया करिए पहले, जो आपको स्टार्टिंग में 15 मिनट मिलते हैं उसी समय। 31वां हम लोग का देखिए प्रश्न है, शीत युद्ध क्या है। दो ध्रुवीय विश्व का आशय स्पष्ट करते हुए शीत युद्ध के दायरों का उल्लेख कीजिए। मतलब ये देखा जाए तो जो सेकेंड चैप्टर है शीत युद्ध का दौर, वहीं से है ये चैप्टर। और शीत युद्ध पर मैंने पूरा डिस्कशन बाकायदे किया हुआ है और पूरे विस्तृत कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं मैंने पूरा उस पर यहाँ पर बात की हुई है। तो शीत युद्ध अगर वहाँ से आप उठाकर उतना पूरा लिख देते इसमें तो वह आपके लिए पूरा पर्याप्त रहेगा और आपको 8 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ, एग्जामिनर की बात अलग है, कभी कभी वो 7 देकर चले जाते हैं, 6 देकर चले जाते हैं, लेकिन आप पूरा वो 8 नंबर का सीरीज लिख कर आएंगे। अब वो एग्जामिनर के ऊपर है कि वो कितना देता है। अथवा में अगर देखा जाए तो दो ध्रुवीय विश्व का क्या अर्थ है, इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। दो ध्रुवीय विश्व क्या कौन से हुए, जैसे हम लोग बात करते हैं एक सोवियत संघ बटा और यहाँ पर एक यूएसए जैसे, तो यहाँ पर जो बने गए संयुक्त राज्य अमेरिका, तो 2 तरीके से जो दो ध्रुवीयता विश्व तैयार हुआ। तो इसके तो ये बात क्या है, ये कैसे हुआ, और इसके विघटन के 4 कारणों का उल्लेख भी कीजिए कि कैसे ये विघटित हो गए। अब बढ़ते हैं हम लोग 32वें प्रश्न की ओर। 32वां हम लोग का दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधों की व्याख्या कीजिए। पहला जो इसमें दिया गया है भारत पाकिस्तान का, दूसरा जो दिया गया है भारत और चीन का। देखिए मुख्य रूप से जो दक्षिण एशिया के देश हैं, तो भारत का विवाद देखा जाए या भारत का व्यापार देखा जाए तो मुख्य रूप से देखिए 2 देश बहुत ज़्यादा अपने आप में मायने रखते हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान की बात होती है, बहुत गर्माहट रहता है इन दोनों के रिश्तों में ही। और भारत चीन के बीच में भी देखा जाए तो वही कुल मुद्दा है। लेकिन व्यापारिक कहीं से वैदेशिक संबंध भी मतलब है बहुत बड़े लेवल पर, कई प्रकार की कुछ कूटनीतिज्ञ मतलब विचारधाराएं भी बनी हुई हैं दोनों राष्ट्रों के मध्य में। तो यहाँ पर देखिए इन संबंधों के बारे में बात करना है। हालांकि इसके अलावा भारत जैसे श्रीलंका हो गया, भारत नेपाल हो गया, भारत भूटान हो गया, भारत म्यांमार हो गया, भारत अफगानिस्तान हो गया, जो कि अब इस समय तालिबान बन चुका है, तालिबान राष्ट्र हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग को भारत के वैदेशिक संबंध जो बनाना है वो भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच में डिस्कशन करना है हम लोग को। 4 नंबर आपको भारत पाकिस्तान पर मिल जाएगा और 4 नंबर जो आपको मिलेगा भारत चीन के बीच वैदेशिक संबंध पर मिल जाएगा। यदि ये लिखते हैं तो अच्छी बात है। या तो अथवा में एक प्रश्न आपके लिए और है, गुट निरपेक्षता की नीति का क्या अर्थ है। ठीक है, वर्तमान परिस्थितियों में भी यह भारत के लिए प्रासंगिक है, इसके पक्ष में अपना मत स्पष्ट कीजिए। तो देखिए जिसमें अपना मत मांगता है तो उसमें वास्तव में बहुत मज़ेदार वो क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसमें आपको अपना मत रखना है। गुट निरपेक्षता तो आप जानते ही हैं कि देखिए उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे, वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हुए हैं। तो जिसे मुख्य जो 2-3 नेता थे उन लोगों का योगदान है इसे बनाने में। तो वास्तव में किसी गुट में न रहकर अपने आप को निष्पक्ष रखना है, गुट निरपेक्षता का उद्देश्य कहीं ना कहीं से था।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये रहे सिविक्स, जिसे हम लोग नागरिक शास्त्र भी कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस के रूप में। तो ये आज का मॉडल पेपर हम लोग आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मैंने पहले अभी आपको नंबर बताया 950 690 285 इस नंबर को आप सेव कर लीजिए, और अपने जो लोकल फ्रेंड्स हैं जिनके पास की इकोनॉमिकल वो वीक हैं, तो उन पर इस नंबर को भी शेयर ज़रूर करें। और एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर फ्री उनको एजुकेशन के लिए बताएं, ताकि वो अपनी स्टडी को अच्छे से तैयार कर सकें और बोर्ड एग्जामिनेशन में अपना बेहतर कर अपने लिए सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय ग्राहियों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।